मदन अभी 7 साल का है और अचानक ही उसके माता पिता की मौत हो गई। बेचारा मदन अनाथ तो हो ही गया, साथ ही बेघर भी होकर रह गया, क्योंकि उसके माता पिता एक किराए के घर में रहते थे। जैसे ही मदन के माता पिता गुजरे, मकान मालिक ने उसका कान पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। चल बे अनाथ, निकल मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझा? मदन की समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहां जाए। वह एक जगह खड़ा होकर रोए जा रहा था कि तभी उस पर सुखिया की नजर पड़ती है। सुखिया गांव में ढाबा चलाता था। अनाथ मदन को रोते देख सुखिया के मन में एक लालच भरा विचार आता है। मदन अनाथ है, इसके आगे पीछे तो अब कोई है नहीं, क्यों ना मैं इसे अपने ढाबे पर रख लूं। दिन भर काम करेगा और रात को खाना खाकर किसी कोने में पड़कर सो जाएगा। 2 टाइम के खाने में फ्री का नौकर मिल जाएगा। यही सोचकर सुखिया मदन के पास जाकर कहता है, अरे रोता क्यों है बेटा? चल आ मेरे साथ। समझ, आज से मैं ही तेरा माता पिता हूं, अब तू मेरे साथ ही रहना। यह कहकर सुखिया मदन का हाथ पकड़कर अपने ढाबे पर ले आता है और उसी दिन से मदन उसके ढाबे पर काम करने लगता है। सुखिया मदन को रसोई में खाना बनाने वाले की मदद करने में लगा देता है और कहता है, सुन बे कुक, आज से मदन खाना बनाने में तेरी मदद करेगा और जरा बच्चा है, प्यार से काम लेना इससे। अरे आप चिंता ना करो सेठ, कहो तो हम इसको खाना बनाना भी सिखा देगा। हाँ हाँ जरूर सिखा देना, मेरे बेटे जैसा है, खाना बनाना सीख लेगा तो अच्छा ही रहेगा। मदन समझदार और चतुर बालक था। वह खाना बनाने की कला को बड़े ही चाव से सीखता जाता है। कुछ साल बाद एक दिन मदन अपने हाथों से दाल मखनी बनाता है। मालिक, मैंने अपने हाथों से दाल मखनी बनाई है, देखना जो भी खाएगा ना उंगलियां चाटता रह जाएगा। जरा ग्राहकों को आने दे, अभी फैसला हो जाएगा। पर याद रखना, जो तेरी दाल ग्राहकों को पसंद नहीं आई तो सारी दाल तुझे खिला दूंगा, समझा? मेरे लिए तो दाल बचेगी ही नहीं मालिक। मदन यह कहकर हंसने लगता है और फिर ढाबे में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ग्राहक मदन की दाल मखनी खाते हैं तो सचमुच उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे सुखिया सेठ, दाल मखनी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है भाई। हाँ भाई, ऐसी लजीज दाल मखनी तो आज तक नहीं खाई। क्यों लाला, कोई नया बंदा खाना बनाने में लगा है क्या? ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर सुखिया मन ही मन बहुत खुश होता है और फिर कुछ सोचते हुए झूठ बोल देता है और कहता है, शहर से एक बड़ा ही तजुर्बेकार कुक लेकर आया हूँ तुम सबके लिए। अब तो रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। सच? फिर तो मजा आ जाएगा। हम खाना यहीं खाएंगे, क्यों भाई? हाँ हाँ यही खाएंगे भाई। सुखिया का यह झूठ काम कर जाता है। मदन सचमुच बहुत स्वादिष्ट खाना पकाने लगता है और ढाबा पहले से बहुत अच्छा चलने लगता है। सुखिया अपने ढाबे से मोटी कमाई करने लगता है और नोट गिनते हुए कहता है, ये मदन तो बड़ा शुभ निकला, इसने तो मेरे ढाबे को 4 चांद लगा दिए। मालिक, अब तो ढाबा अच्छा कमा रहा है ना? हाँ हाँ खूब कमा रहा है। अरे बेटा मदन, तू बस ऐसा ही खाना बनाता रह। आज से मैं तेरे खाने और रहने के अलावा तेरी पगार भी बांध दूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात होगी मालिक, मैं अपने लिए एक घर खरीद लूंगा। हाँ हाँ खरीद लेना, बस मेहनत से काम करता जा। मगर मदन बचपन से बदकिस्मती की मार झेलता आया था। यहाँ भी उसके साथ यही होता है। अभी वह सुखिया सेठ से 2-4 पगार ही ले पाता है कि सुखिया सेठ बीमार पड़ जाता है और अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लो, सुखिया सेठ भी चल बसा, मैं तो फिर से अनाथ हो गया। पता नहीं अब इसका बेटा नवीन इस ढाबे को चलाएगा भी या नहीं। मदन को जिस बात का डर था वही होता है। सुखिया का बेटा शहर में रहता था और इसीलिए वह ढाबे पर ताला लगाकर शहर चला जाता है। ढाबा बंद होते ही मदन सड़क पर आ जाता है और सोचता है, समझ नहीं आता अब क्या करूं। घर तो किराए पर भी मिल जाएगा, पर पहले कोई काम तो मिले। कुछ दिन तो मदन ऐसे ही भटकता रहता है, मगर फिर एक दिन अपने एक अमीर दोस्त सुंदर के घर जाता है। अरे मदन, कहो भाई,
आज अचानक कैसे आना हुआ? सुंदर, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। तुम तो जानते हो कि मैं जिस ढाबे में काम करता था वो बंद हो गया है। हाँ जानता हूँ, तुम उस ढाबे को खरीद क्यों नहीं लेते हो? मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, इसीलिए उस ढाबे को ख़रीदना भी चाहता हूँ दोस्त। पर यह तभी हो सकता है जब तुम मुझे कर्ज दे सको। तुम्हारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है भाई। हाँ वो तो है। यह कहकर सुंदर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचता है, हाँ, ढाबा खरीदने का आइडिया तो अच्छा है। क्यों ना मैं खुद ढाबा खरीद लूँ और इसे किराए पर दे दूँ। इस तरह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। जैसे ही ढाबा चलने लगेगा मैं इसे धक्के मारकर निकाल दूंगा और खुद चलाऊंगा ढाबा। यही सोचकर सुंदर मदन से कहता है, देख भाई मदन, उस ढाबे को खरीदने की प्लानिंग तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। देख, मैं ढाबा खरीद कर तुझे किराए पर दे देता हूँ, साथ ही तुझे ज़रूरत की सब चीज़ें भी दिलवा देता हूँ। बस तू दिल खोल कर ढाबा चला। ये भी ठीक रहेगा सुंदर, मुझे तो ढाबा चलाने से मतलब है। मैं हर महीने तेरा किराया देता रहूँगा। दोनों के बीच यह तय होने पर सुंदर सुखिया का ढाबा खरीदकर मदन को दे देता है और मदन ढाबे का मालिक बन जाता है। वह पहले से भी स्वादिष्ट खाना बनाता है और कुछ ही दिनों में उसका ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है। यह देख मदन खुश होकर खुद से कहता है, शायद अब मेरी बदकिस्मती खुशकिस्मती में ज़रूर बदल जाएगी। मैं सुंदर का उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। मदन यह कह ही रहा होता है कि तभी वहां सुंदर आ जाता है और मदन को तेवर दिखाते हुए कहता है, सुन बे मदन, कल से इस ढाबे में नजर मत आना। कल से ढाबा मैं खुद चलाऊंगा। दोस्त, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं हर महीने किराया दे तो रहा हूँ। अबे किराया गया तेल लेने, बस अब ये ढाबा मुझे खुद चलाना है तो चलाना है, समझा? इस तरह मदन एक बार फिर से बदकिस्मती के हाथों मार खा जाता है। बेचारा अनाथ युवक उदास होकर जंगल की तरफ चला जाता है और एक तालाब पर जाकर बैठ जाता है। मगर तभी एक चमत्कार होता है। तालाब से घोंसले में कैद एक जलपरी बाहर आती है। घोंसले में कैद जलपरी मदन से कहती है, सुनो, क्या तुम मुझे इस घोंसले की कैद से आजाद कर सकते हो? पर आप कौन हैं और इस घोंसले में कैसे कैद हुई? मैं एक जलपरी हूँ। मैं एक श्राप के कारण इसमें कैद हूँ। कोई नेक दिल इंसान ही इसका दरवाजा खोल सकता है। पर मैं तो अनाथ बदकिस्मत आदमी हूँ। नहीं, तुम नेक दिल इंसान हो। एक बार कोशिश तो करके देखो। जलपरी के बार बार कहने पर मदन उस घोंसले का दरवाजा खोलता है। जलपरी घोंसले से आजाद होकर बहुत खुश होती है और कहती है, हे नेक दिल इंसान, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसके बदले मैं तुम्हें यह घोंसला दे रही हूँ। तुम इसमें अपना घोंसला रेस्टोरेंट बना लेना। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती हैं? यह सब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया और अब यह घोंसला शापित कैद नहीं बल्कि तुम्हारा जादुई घोंसला रेस्टोरेंट है। चल रे घोंसले, बन जा जादुई घोंसला रेस्टोरेंट। जलपरी की यह कहते ही घोंसला तुरंत तालाब के किनारे सुंदर घोंसला रेस्टोरेंट बन जाता है और जलपरी जल में लुप्त हो जाती है। मदन अंदर जाता है तो हैरान ही रह जाता है। घोंसला रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था। अरे वाह, घोंसला रेस्टोरेंट तो बहुत ही सुंदर है। कुछ दिन बाद 2 यूट्यूबर जंगल में फिल्म बनाने आते हैं तो घोंसला रेस्टोरेंट देख हैरान रह जाते हैं और मदन का बनाया खाना खाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भाई, तुमने रियल में यूनिक रेस्टोरेंट बनाया है। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। हम तुम्हारे इस घोंसला रेस्टोरेंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सबको दिखाएंगे। फिर देखना, तुम्हारा ये घोंसला रेस्टोरेंट घोंसला रिजॉर्ट बन जाएगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे चिंता मत कर, हम तेरे लिए ये सब फ्री में करेंगे। यह कहकर वे यूट्यूबर घोंसला रेस्टोरेंट का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर डालते हैं, मदन का घोंसला रेस्टोरेंट सच में प्रसिद्ध हो जाता है और उसमें दूर दूर से लोग खाना खाने आने लगते हैं। उधर मदन गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाने लगता है तो लोग सुंदर के ढाबे पर जाना बंद कर देते हैं। इस तरह सुंदर का ढाबा बंद हो जाता है और वह अपने छल पर पछताता रह जाता है।
रोशन और उमा के घर बेटी पैदा होती है और वे दोनों अपनी बेटी को बड़े ही नाजों से पालने पोसने लगते हैं। एक दिन रोशन उमा से कहता है, उमा, हमारी बेटी अंजू बड़ी होने लगी है। हम अपनी बेटी को खूब पढ़ाएंगे। हाँ जी, घर में भगवान की दी मौज है। हम अंजू के जीवन को खुशहाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। हम अपनी बेटी को मन चाहे खुशियां तो दे ही सकते हैं ना। एक दिन रोशन किसी काम से शहर जाता है तो उसे उसका बचपन का दोस्त महेश मिल जाता है। रोशन महेश को देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, अरे महेश, तुम सुनाओ भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस किसी तरह जिंदगी कट रही है। यह कहते कहते महेश उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अरे तुम रोने क्यों लगे महेश? कोई दुख हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा भाई। मजदूरी करके अपने बच्चे पाल रहा हूँ। कुछ दिन से मजदूरी नहीं मिली तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। यह सुनकर रोशन महेश को तसल्ली देते हुए कहता है, अरे महेश, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ गांव चलो। वहां मेरा अनाज का एक गोदाम है। मुझे उसकी देखरेख के लिए एक आदमी की जरूरत है। अब चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। यह सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है और रोशन के गोदाम पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अगले ही दिन अपने परिवार के साथ गांव में आ जाता है। देखो महेश, वैसे तो तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, मगर फिर भी कोई परेशानी आए तो बता देना दोस्त। रोशन, मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा दोस्त। अरे इसमें उपकार या एहसान कैसा दोस्त, दोस्ती में इतना तो चलता ही है। अंजू की उम्र की महेश की भी एक बेटी थी जिसका नाम मंजू था। एक दिन मंजू महेश के साथ रोशन के घर आती है तो वह अंजू को नए नए और सजीले कपड़ों में देखकर हैरान रह जाती है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। तुम्हें ये इतने सुंदर कपड़े किसने दिलाए? मेरी माँ ने। रोशन और महेश आपस में बातें करने बैठ जाते हैं और उमा उनके लिए चाय लेकर आती है तो अचानक ही उसकी नज़र मंजू की फटी पुरानी फ्रॉक पर पड़ती है। माँ देखो, मंजू की फ्रॉक फटी हुई है। मेरे पास एक भी नया कपड़ा नहीं है। तू ठहर, मैं अभी तेरे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। यह कहकर उमा अंजू के पुराने कपड़े लाकर मंजू को दे देती है और कहती है, लो बेटी, आज के बाद तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कपड़े नए तो नहीं हैं पर नए जैसे ज़रूर हैं। उमा को यह करते देख महेश कहता है, अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत है? क्यों भाई, जब हम दोस्त हैं तो मंजू भी तो हमारी बेटी जैसी ही है। अगर वो अंजू के कपड़े पहन लेगी तो क्या आफत आ जाएगी? उस दिन के बाद मंजू अंजू के पुराने कपड़े पहनने लगती है और फिर धीरे धीरे वे दोनों सहेलियां बन जाती हैं। अंजू महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती है तो मंजू सरकारी स्कूल में। मंजू, तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, मुझसे मांग लेना। तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें तो मेरे काम आती हैं, फिर मैं तुमसे और क्या मांगू? हाँ, वह भी सही है। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन रोशन उमा से कहता है, सुनो उमा, कल मनोज अपने परिवार के साथ अंजू को देखने आ रहा है। मनोज क्या करता है जी? हमारी अंजू उस घर में खुश तो रहेगी ना? मनोज का अच्छा कारोबार है, वहाँ हमारी अंजू बहुत खुश रहेगी। उधर गरीब महेश मंजू की शादी रमेश नाम के एक गरीब ऑटो चालक से तय कर देता है। बेटी, रमेश तुम्हें पसंद तो है ना? बापू, जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक तरफ अमीर बाप की बेटी मंजू और मनोज की शादी एक शानदार बैंक्वेट हॉल में बड़ी ही शानो शौकत से होती है तो दूसरी तरफ गरीब महेश की बेटी मंजू और रमेश एक सस्ते से टेंट के नीचे फेरे लेते हैं। अंजू सजी धजी महंगी कार में विदा होती है और रमेश मंजू को अपने ऑटो रिक्शा में दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आता है। मंजू, लो आ गया हमारा बंगला, अब उतरो। मेरे लिए तो अब यह साधारण घर ही बंगला है जी। शादी के बाद अंजू रानियों की तरह रहती है और खूब मन चाहा उड़ती पहनती है।
उसका पति उसे सैर सपाटे पर भी ले जाता है। अंजू, देखो मैंने हवाई जहाज के 2 टिकट बुक कराए हैं। वो किस लिए मनोज? अरे भाई, हम दोनों गोवा घूमने जा रहे हैं ना। सच? फिर तो बड़ा मजा आएगा। उधर मंजू गरीब ऑटो वाले के घर साधारण जिंदगी जीती है। कुछ दिन बाद अंजू और मंजू मायके आती हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होती हैं। सुनाओ अंजू, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ मेरी बहन, ससुराल में मौज कर रही हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। दोनों सहेलियां काफी देर तक बातें करती रहती हैं और फिर चलते समय अंजू मंजू से कहती है, सुनो मंजू, अगले संडे को उनका जन्मदिन है। हम शानदार पार्टी करने जा रहे हैं। तुम जीजू के साथ जरूर आना। हाँ, इस बहाने हम दोनों सहेलियों के पति भी एक दूसरे से मिल लेंगे। मैं जरूर आऊंगी अंजू। मंजू रमेश के साथ अंजू के पति के जन्मदिन की पार्टी में आती है। अंजू उन्हें देखकर फूली नहीं समाती और कहती है, अरे आ गए आप लोग, आइए मैं आपको मनोज से मिलवाती हूँ। अंजू यह कह ही रही होती है कि तभी मनोज और उसके कुछ अमीर दोस्त उधर आ जाते हैं। मनोज, इनसे मिलो, यह मेरी जान से प्यारी सहेली मंजू है और यह इनके पति रमेश हैं। ये तुम्हारी वही सहेली है ना जो तुम्हारे फेंके हुए कपड़े पहनकर बड़ी हुई है? और ये इसका पति एक गरीब ऑटो चालक। अरे नहीं, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी अंजू? मनोज, तुम ये कैसी बातें करने लगे? ठीक ही तो कह रहा हूँ। अरे ये अमीरों की पार्टी है अंजू। ऐसे लोगों की हैसियत प्लेटें साफ करने वाले नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं है। मनोज का यह रूप देखकर अंजू पानी पानी हो जाती है और उसे मनोज पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, आप में अमीर होने का इतना घमंड हो सकता है? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें यहाँ कभी ना बुलाती। आखिर मंजू मेरी सहेली है। अरे एक नौकर की बेटी को क्यों सिर पर बैठा रखा है? मंजू और रमेश मनोज से अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाते और वहां से चुपचाप लौट आते हैं। मंजू रोते हुए कहती है, हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। अरे भूल जाओ ना मंजू, ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं। ये गरीब को नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते। रमेश, शायद मैं यही बात कभी ना समझ पाई। उस दिन के बाद मंजू अंजू के बारे में सोचना ही छोड़ देती है। फिर कुछ दिन बाद मंजू रमेश के साथ ऑटो में कहीं जा रही होती है तो उनकी नजर अचानक ही एक दुर्घटनाग्रस्त कार पर पड़ती है। वे कार के पास जाकर देखते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं। मनोज घायल अवस्था में कह रहा है, अरे रमेश, मंजू, मेरी मदद करो, मुझे अस्पताल लेकर चलो भाई। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अभी अस्पताल ले जाते हैं। रमेश और मंजू मनोज से मिला अपमान भूलकर इंसानियत का परिचय देते हैं। वे मनोज को समय रहते अस्पताल पहुंचा देते हैं और समय पर इलाज मिल जाने से उसकी जान बच जाती है। फिर जैसे ही मनोज को होश आता है, वह रमेश और मंजू से माफी मांगने लगता है और कहता है, हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। आज आप दोनों ने मुझे सिखा दिया कि अमीरी से ज्यादा इंसानियत की कीमत होती है। इस तरह मनोज का घमंड चूर चूर हो जाता है और वह रमेश और मंजू से अपनों जैसा प्यार करने लगता है। यह देख दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं।